हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 7 लेने वाले हैं और आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ करेंगे, है ना। हालांकि इसको प्रूफ कराने का जरूरत नहीं था, पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, उसका रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अभी मैं प्रूफ करूंगा तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ जाएगा। हालांकि प्रूफ कराने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। तो चलिए, आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वाला लेक्चर जाकर के अटेंड कर ले, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बढ़िया वे में बताया था कि एक्चुअली में पैरेललोग्राम लॉ किस तरह से अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या फर्क है। हालांकि कोई फर्क नहीं है, हल्का सा सिर्फ डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। क्लियर? चलिए आप लोग देख के आ जाइए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअली में कैसे अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सिंपली बोलूं कि आप लोगों को इसमें ना पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है ना, पैरेललोग्राम लॉ, जो मेरा पिछला लेक्चर देख करके आए हैं आप, वो तो बहुत ही इजी वे में कर लेंगे, है ना। और जो नहीं करके आए हैं देख लीजिए। सबसे पहले ना पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए आप लोगों को टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है ना, दो वेक्टर को। तो बताइए वेक्टर बी को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करवाऊं, है ना, और इसका टेल टू टेल अगर ज्वाइन कर दूं तो कैसा बनेगा। देखिए ये रहा हम लोग का वेक्टर ए, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए था, और ये वेक्टर बी को अगर ज्वाइन कर दूं तो कुछ इस तरह से देखने वाला है, ठीक है। ये रहा आपका वेक्टर बी। और देखिए अब इसमें ना कंप्लीट करना है हम लोग को पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बताइए वेक्टर बी का पैरेलल एक और यहाँ पर इस तरह से डाल दीजिए। तो देखिए पैरेललोग्राम अगर हम लोग को कंप्लीट करना है तो वेक्टर बी ये रहा और वेक्टर ए का पैरेलल इधर, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये हम लोग का वेक्टर ए। क्लियर? चलिए ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का जो कॉमन टेल है ना, देखिए कॉमन टेल तो यहीं से है ना। अब यहाँ से जो डायगोनल होगा एक्चुअली में यही डायगोनल आप लोगों का नेट रिजल्टेंट बताएगा, है ना, जो कि a प्लस बी के बराबर होगा। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली a प्लस बी नहीं लिखा जाता है। वो फॉर्मूला होता है जो हम लोग ट्रायंगल लॉ में प्रूफ किए थे, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। इसको थोड़ा फर्दर आगे बढ़ाना है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, है ना। देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन m नाम दे दिया इसका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर O है, ये A नाम दे दिया, यहाँ सपोज दैट B नाम दे दिया हूँ, और यहाँ पर C। एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आप लोग को पैरेललोग्राम OABC, ठीक है। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करके ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग को मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए वेक्टर A के बराबर है, तो सिंपली मैं इसे A लिखूंगा। क्लियर? देखिए AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये रहा आपका AB, है ना। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर B के बराबर था, तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, सिंपली B भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, है ना। OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए यहाँ पर। देखिए OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये रिजल्टेंट है अपना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी सिंपली अगर मैं R भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए इन ट्रायंगल OBM में आप लोग दिख रहा होगा 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। अगर आप लोग पूरा का पूरा ट्रायंगल लॉ भी अगर पढ़ के आओ, पूरा छाप दो ना तो भी चल जाएगा। चल जाएगा क्या, वही चीज है ये। देखिए आप लोग अगर इतना रफ कर दूं तो एक्चुअली में ये ट्रायंगल लॉ ही बन जाएगा ना, OBM। क्लियर है बात? देखिए तो अब सबसे पहले तो आप लोग को OBM ट्रायंगल में जाना है ना, इन ट्रायंगल OBM। यहाँ पर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना। क्या होता है, h² = p² + b², ठीक है। अब बताइए 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब OB जो है अपना हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है अपना BM, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BM का स्क्वायर प्लस बेस कौन है अपना OM, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर OM का स्क्वायर। तो देखिए OB का स्क्वायर, OB अपना R है, देखिए मैग्नीट्यूड लिख के रखा हूँ वहाँ पर, तो ये अपना R² हो जाएगा। BM कौन है अपना BM नहीं पता तो छोड़ दीजिए BM का जगह, है ना, BM का स्क्वायर प्लस OM को देखिए, OM तो नहीं पता लेकिन हाँ OA पता था, और जो कि वो इसी के रास्ता में आ रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा लाइन है, अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं क्या OA + AM में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। छोटा छोटा पार्ट मिलकर के एक बड़ा वाला लाइन का समझिए कि उसके बराबर हो जाएगा। तो जो OM वाला लाइन है उसको तोड़ के लिखूं तो OA + AM के बराबर लिख सकता हूं। तो देखिए OM की जगह क्या हो जाएगा, OA + AM, है ना, OA + AM, और इसका होल स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर डाल दिया मैं। क्लियर? देखिए
अब आर स्क्वायर जो होगा ये बी एम स्क्वायर रहने दीजिए। आप लोगों को यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ए स्क्वायर ए की जगह कौन है, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए एम का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ओ ए इंटू बी की जगह है ए एम। चलिए अब जिसका इसका वैल्यू पता है ना आप लोग उसे पुट कर दीजिए यहाँ पर। बी एम तो नहीं पता था तो छोड़ दीजिए इसको, प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए का वैल्यू कितना है देखिए, उसका मैग्नीट्यूड वहाँ पर लिख के रखा हूँ ए, तो इसके जगह मैं ए स्क्वायर पुट कर दूंगा। ए एम कौन है अपना, नहीं पता तो छोड़ दीजिए ए एम का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ओ ए का वैल्यू, फिर देखिए मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, ठीक है, और इंटू ए एम नहीं पता तो इसको छोड़ दीजिए, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम लोग का रिजल्टेंट जो है ना निकल चुका है, लेकिन सिर्फ bm और am का वैल्यू अननोन है। देखिए am और bm मतलब कुल मिलाकर के अगर बोला जाए तो किसी भी तरह अगर हम लोग bm और am का वैल्यू अगर निकाल लेना तो हम लोग को बहुत ही ईजी हो जाएगा, मतलब समझिए कि पूरा रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जरा देखिए गौर फरमाइएगा यहाँ पर, है ना, कि bm और am जो है कहाँ से मिलने वाला है। देखिए bm जो है ये वाला पार्ट है और am जो है ये वाला पार्ट है, मतलब ये इस छोटे से ट्रायंगल का पार्ट है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हमको मान लीजिए ये वाला वैल्यू पता है, ठीक है, पिछला ट्रायंगल लॉ में भी मैं बताया था, ठीक है। अब एक बार am खोजना है और एक bm खोजना है, तो हम लोग के पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब उनमें से आप बताइए अगर हमको bm खोजना है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, और जो नोन है वो पता होना चाहिए। मतलब इन दोनों का रिश्ता किस में आएगा, अगर हमको bm खोजना है तो बताइए साइन थीटा p बाई एच। देखिए साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल के लिए साइन थीटा अप्लाई कर रहे हैं, है ना, किसमें, इन ट्रायंगल ABM में, है ना, ABM, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा p बाई एच, p के जगह कौन हो जाएगा बताइए, bm बाई हाइपोटेनस कौन है, देखिए ये BA है AB, और AB का मैग्नीट्यूड हमको पता है B है ना, तो यहाँ पर B पुट कर दूंगा। तो देखिए BM का वैल्यू यहाँ पर आप लोग खोज सकते हो B साइन थीटा, है ना, B साइन थीटा। अब उसी तरह से ना इसी ट्रायंगल में एक बार देखिए AM खोजना है, मतलब किसका रिश्ता लेना पड़ेगा, B और H का, या फिर H और B का, है ना, एक पता वाला और एक जो लापता है उसका, है ना। तो B और H या फिर H और B, तो या तो कॉस ले लीजिए या फिर सेक ले लीजिए। तो हम लोग सबसे सिंपल कॉस वाला लेते हैं ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B बाई एच, तो अपना AM बाई हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AB, ठीक है। और AB का वैल्यू हम लोग देखिए इसका मैग्नीट्यूड B के बराबर है, तो यहाँ पर B पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से AM का वैल्यू कितना निकल जाएगा, B कॉस थीटा। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन वैसे हम लोग BM और AM का वैल्यू फाइंड आउट करके रख चुके हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, इसको 3, ठीक है। अब बताइए जो जो वैल्यू अननोन था ना उसको पुट कर दीजिए। BM की जगह क्या पुट कर दूंगा, B साइन थीटा, तो देखिए B साइन थीटा इसका स्क्वायर था, प्लस A स्क्वायर तो था ही, प्लस AM की जगह B कॉस थीटा, तो देखिए B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू A इंटू AM की जगह कितना पुट कर दूंगा, B कॉस थीटा। तो देखिए आप लोग कितना बेहतरीन वैसे आप लोग समझ पा रहे होगे इसको, है ना, B कॉस थीटा। चलिए अब स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ पर ये बन जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, ऊपर में इस डायरेक्शन में। तो बताइए जब आर स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर के रूट आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रूट आने वाला है। अब देखिए पहले ए स्क्वायर लिखिए, चलिए लिख दिए ए स्क्वायर, प्लस फिर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी होता है 1 होता है, यानी ये पूरा पूरी बन जाएगा क्या आपका, ये वाला पार्ट में अगर हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, और वो अंदर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, प्लस अब देखिए ये वाला पार्ट बच जाएगा 2AB कॉस थीटा, तो देखिए 2AB कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला, है ना, नेट रिजल्टेंट। और ट्रायंगल लॉ में भी यही आया था सेम टू सेम, आप लोग समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन वे से, ठीक है। चलिए डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, tan अल्फा यहाँ पर लगा लीजिए। देखिए tan अल्फा क्या होगा, P बाई बी, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BM, है ना, बाई बेस कौन हो जाएगा, बेस ये देखिए OM हो जाएगा, लेकिन इसको तोड़ के लिखूँ तो OA प्लस AM लिख सकता हूँ, है ना, OA प्लस AM। देखिए आप लोग समझ सकते हो इस बात को। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू BM का वैल्यू कितना है, देखिए BM हम लोग निकाल चुके हैं, BM का वैल्यू B साइन थीटा, देखिए, है ना, B साइन थीटा अपॉन OA का वैल्यू कितना है अपना, OA देखिए OA मैग्नीट्यूड A के बराबर था, प्लस
अब बताइए am का वैल्यू कितना है। am का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल चुके हैं ना, b cos थीटा। तो देखिए ट्रायंगल लॉ में भी यही आया था, ये डायरेक्शन के लिए था, है ना। tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो गाइस देखिए बहुत ही बेहतरीन वे से आप लोग को ये रिजल्टेंट समझ में आया होगा और आप लोग को पता चला होगा कि एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में तो कोई फर्क ही नहीं है, और फर्क है भी नहीं एक जगह, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। अब हम लोग ना कुछ कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट का हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था जरा बताइए, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और आप लोग बताया था मैं पिछला लेक्चर में कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तब होता है ना, मान लीजिए कोई एक बॉक्स है ना, उस बॉक्स पे अगर जब जब सेम डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही होता है ना। और सबसे ज़्यादा मिनिमम फोर्स कब आएगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तब, है ना। बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाता है, ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मिनिमम आएगा। और बाकी अगर उसके बीच में कुछ भी एंगल लेंगे, कहने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन वाला मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए अगर 0 डिग्री होगा ना तो समझिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है हम लोग को नेट फोर्स, ठीक है। और अगर 180 डिग्री एंगल पे लग रहा है तो एक्चुअली में मिनिमम मिलेगा, सबसे मिनिमम। और अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्सेस लग रहा है तो हमेशा समझिए कि इन दोनों के बीच में ही आएगा, है ना। यानी 0 डिग्री सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देगा और 180 डिग्री सबसे ज़्यादा मिनिमम देगा। क्लियर है बात। और अभी हम लोग इसको फील के साथ समझने वाले हैं। और बाकी इसके बीच का जो एंगल है ना, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें जो है ना इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन वे से समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या बताना चाह रहा है। देखिए अगर हम लोग पहला कंडीशन ले, है ना, पहला कंडीशन क्या कि हम लोग चाहते हैं कि कंडीशन 1, है ना, कंडीशन 1 कि मैक्सिमम रिजल्टेंट हमको चाहिए, है ना, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है cos थीटा पे। तो मैक्सिमम तभी आएगा ना जब cos थीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। और कब पॉसिबल होगा बताइए, cos थीटा का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, और ये कौन सा थीटा पे होता है 0 डिग्री, मतलब कि समझ जाइए कि 0 डिग्री पे जो है ना वैल्यू +1 आता है। क्लियर है बात। ये मतलब कहने का मतलब ये पैरेलल वेक्टर है ना, कैसा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल किसको बोलते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन पे लगे। तो आप लोग तो अभी फील के साथ समझ चुके हो, है ना, कि जब जब बॉक्स पे अगर दो मतलब सेम डायरेक्शन पे अगर फोर्स लग रहा है तो डायरेक्टली वो ऐड हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसी कंडीशन पे देने वाला है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा फॉर्मूला में बताइए, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू cos 0 डिग्री पुट करने पर आएगा, जो कि वैल्यू कितना देगा +1। तो यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ। तो देखिए नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, है ना। तो बताइए स्क्वायर है तो एक टर्म निकल जाएगा, तो आरमैक्स जो होगा ना वो हम लोग का कितना आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। यही आप लोग का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। क्लियर है। कब, जब थीटा 0 डिग्री हो दोनों फोर्सेस के बीच में। कहने का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है ये बात। चलिए अब देखिए कंडीशन नंबर 2, मिनिमम फोर्स कब आएगा। कंडीशन 2, अगर हमको r मिनिमम चाहिए, सबसे मिनिमम चाहिए, तो बताइए कहने का मतलब है ये दोनों पे देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आना चाहिए, ये वैल्यू पूरा हट जाना चाहिए, मतलब cos थीटा का जो है ना सबसे छोटा वैल्यू आना चाहिए, है ना, सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू सबसे मिनिमम बताइए -1 होता है, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू -1 आना चाहिए। तो -1 कौन से एंगल पे आता है बताइए, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पे। इसी को हम लोग एंटी पैरेलल भी बोलेंगे, है ना, एंटी नहीं एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करूँ तो यही सबसे ज़्यादा r मिनिमम होगा, कितना हो जाएगा बताइए, √a² प्लस b² प्लस 2ab, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू थीटा 180 पे होगा तो यहाँ 180 पुट कर दूंगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा r मिनिमम, जरा बताइए आप लोग, देखिए √a² प्लस b², ये -2ab बन जाएगा। और देखिए ये फॉर्मूला है, a² प्लस b² -2ab a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है तो समझ सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से एक बाहर निकल जाएगा, तो r मिनिमम कितना आ जाएगा बताइए, a माइनस b। तो आप लोग समझ सकते हो कि देखिए दो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन होने से सबसे ज़्यादा मिनिमम देता है। कहने का मतलब है वही बॉक्स है ना, एक मान लीजिए 100 का इधर लग रहा है और एक 50 का इधर लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा मिनिमम यही कंडीशन में होगा। अगर मान लीजिए 50 का ना कुछ, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ एंगल पे लगा रहा होता, सपोज दैट कि इधर ही से लगा रहा है, मान लीजिए इससे, मान लीजिए सपोज दैट कि 50 न्यूटन का लगा रहा है 30 डिग्री पे, तो ये मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम कब होगा, जब पूरी एग्जैक्ट समझ जाइए कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, 100 इधर तो 50 इधर। तो बताइए नेट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यही सबसे ज़्यादा मिनिमम कंडीशन होगा, है ना। कहने का मतलब एक पार्टिकल है,
एक पार्टिकल पे अगर मान लीजिए दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक 100 और एक 50, अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही वाला पॉसिबिलिटी बनेगा, और अगर मान लीजिए अपोजिट में लगेगा एक 100 और एक 50 तो ये सबसे ज़्यादा मिनिमम कंडीशन होगा, है ना। अगर आप लोग फिर दूसरा ट्राई करोगे ना, अगर आप लोग एक मिनट, है ना, अगर आप लोग दूसरा ट्राई करोगे कि 100 इधर लगाया, कुछ एंगल पे 50 लगा रहा हूँ, तो एक्चुअली में मिनिमम नहीं आएगा, ना ही मैक्सिमम आएगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही आएगा, बाकी दूसरे एंगल में। क्लियर है? 0 डिग्री एंगल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन वाला, और 180 डिग्री वाला में सबसे मिनिमम आएगा, और बाकी इसके बीच का जो एंगल है ना, सबसे मतलब समझ जाइए उन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग जो है ना कंडीशन 1 और कंडीशन 2 तो देख लिए, अब थोड़ा एक और बात करते हैं। जब 90 डिग्री पे आ जाता है तो क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना, इफ या टू फोर्सेज लिख दीजिए, है ना, टू फोर्सेज आर परपेंडिकुलर, तो इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं ना, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर हम लोग r के जगह यहाँ पर पुट कर दें 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा, ये स्पेशल केस है, ये सब याद रखना है ना, कैलकुलेशन करने में बड़ा इजी हो जाता है। देखिए a² + b² + 2ab cos 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 0 डिग्री। ठीक है, cos 90 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब r जो होगा वो कितना हो जाएगा, √a² + b²। तो इसका ये रिजल्ट जो है ना हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि एक बॉडी है, एक फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है और एक फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है ना, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप लोग पूरा पुट मत कीजिएगा, a² की जगह 100 न्यूटन का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर + 2 × 100 × 50 cos 90, नहीं। अब देखिए स्पेशल केस हम लोग डायरेक्टली 100 का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? अब देखिए, अब अगर मान लीजिए दोनों फोर्सेज अगर इक्वल आ जाए, इफ टू फोर्सेज आर इक्वल, है ना, इफ टू फोर्सेज आर इक्वल, तो बताइए इक्वल कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब ए और बी बराबर हो जाए। मान लीजिए सपोज दैट ए और बी को हम लोग पी के बराबर मान ले रहे हैं ना, किसके बराबर, पी के बराबर। तो जरा बताइए मैक्सिमम वाला कितना आया था, आप लोग को याद आ रहा होगा a + b आ रहा था, है ना, मैक्सिमम वाला। तो a और b अगर बराबर हो जाए तो p + p कितना हो जाएगा बताइए, 2p, है ना, मतलब दोनों फोर्सेज जो है डबल हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ सकते हो। मिनिमम वाला कितना आया था बताइए, a - b आया था। अगर दोनों फोर्सेज बराबर हो जाए, p - p कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो है ना, अगर कहने का मतलब है कि अगर दो फोर्सेज इक्वल हो जाए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में 100 और 100, तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर दोनों फोर्सेज इक्वल आ जा रहा है तो 200 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा एक फोर्स का। क्लियर है बात? लेकिन अगर यही चीज़ अगर अपोजिट हो जाता तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है। तो गाइज इतना सारा हम लोग कंडीशन पढ़ लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।